नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चन्ना और आप देख रहे हैं रियल हॉरर स्टोरीज। अगर आपको सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आज की कहानी में एक ऐसा किराएदार है जिसने कभी किराया पैसों में नहीं दिया। जिस मोहल्ले में वह रहना आया वहाँ हर कुछ दिनों में किसी न किसी की लाश मिलने लगी और सबसे डरावनी बात, जब उसकी सच्चाई सामने आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, आज की कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर अजय ने भेजी है। अजय का कहना था कि यह घटना उसके शहर में उसके सामने घटी थी। वह आज भी उस मकान के सामने से अकेला गुजरने की हिम्मत नहीं करता। अगर अजय की बात सच है तो यकीन मानिए यह कहानी आपकी सोच से भी ज़्यादा डरावनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी अजय के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम अजय है। उस समय मेरी उम्र लगभग 25 साल थी। मैं अपने माता पिता के साथ शहर के एक पुराने मोहल्ले में रहता था। हमारा मोहल्ला बहुत बड़ा नहीं था, लगभग 20-25 घर होंगे। सभी लोग एक दूसरे के नाम से जानते थे। शाम होते ही बच्चे गली में खेलते थे, बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर बातें किया करते थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन हमारे घर के ठीक सामने एक बहुत पुराना मकान था। उस मकान को देखकर हमेशा ऐसा लगता था जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। दीवारों पर प्लस्तर कई जगह से टूट चुका था, लोहे का बड़ा फाटक आधा जंग खा चुका था, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। छत पर उगी घास बता रही थी कि कई वर्षों से वहां कोई नहीं रहा। बचपन में मैंने उस घर को हमेशा बंद देखा था। मोहल्ले के लोग कहते थे कि कई साल पहले वहां रहने वाला पूरा परिवार एक ही महीने में खत्म हो गया था। उसके बाद किसी ने उस मकान में रहने की हिम्मत नहीं की। मैं इन बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। मुझे लगता था लोगों ने डर की वजह से कहानियां बना रखी हैं। एक दिन सुबह मैं ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, तभी बाहर गाड़ी की आवाज़ आई। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। पुराने मकान का फाटक खुला हुआ था। एक छोटा ट्रक अंदर खड़ा था और उसके सामने करीब 40-45 साल का एक आदमी बिल्कुल अकेला अपना सामान उतार रहा था। मुझे उस आदमी को देखकर सबसे पहले यही अजीब लगा कि उसके पास सामान बहुत कम था। सिर्फ एक पुराना लोहे का संदूक, एक काला बैग और लकड़ी का एक लंबा सा बक्सा। बस इतने बड़े मकान में रहने के लिए इतना कम सामान, बात कुछ समझ नहीं आई। मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा। वह बिना किसी की तरफ देखे धीरे धीरे अपना सामान अंदर रखता रहा। एक बार भी उसने सिर उठाकर आसपास नहीं देखा, जैसे उसे इस बात से कोई मतलब ही नहीं था कि लोग उसे देख रहे हैं। शाम तक पूरे मोहल्ले में उसी की चर्चा होने लगी। कोई कह रहा था लगता है बाहर से आया है, कोई बोला इतने साल बाद आखिर कोई इस मकान में रहने आ ही गया। लेकिन सबसे अजीब बात, किसी ने उसे दिन के उजाले में मुस्कुराते हुए नहीं देखा। उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति रहती थी, ऐसी शांति जो इंसानों में कम, शमशान में ज्यादा महसूस होती थी। उस रात करीब 12:30 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगा जैसे बाहर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटाया। सामने वही पुराना मकान था। उसका मुख्य दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुला। अंदर से वही नया किराएदार बाहर निकला। उसने सफेद नहीं, पूरे काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी, लेकिन हैरानी की बात, लालटेन में आग नहीं जल रही थी। फिर भी उसके पास हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। मेरे शरीर में हल्की सी सिरहन दौड़ गई। वह सड़क पर धीरे धीरे चलने लगा। उसके कदमों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी, जैसे उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे हों। मैंने घड़ी देखी, रात के ठीक 1:13। वह गली के मोड़ तक गया।
कुछ सेकंड के लिए रुका और अचानक उसने अपना सिर धीरे धीरे दाईं तरफ घुमाया जहां कोई भी नहीं था। फिर उसने बहुत हल्की आवाज में कहा, चलो। लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। उसके बाद वह ऐसे चलने लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे भी चल रहा हो, लेकिन सड़क बिल्कुल खाली थी। सिर्फ उसकी परछाई नहीं बल्कि दो परछाई आगे बढ़ रही थी। मैंने आंखें मली, फिर देखा। अब फिर से सिर्फ एक ही परछाई थी। मैंने खुद को समझाया शायद नींद पूरी नहीं हुई है इसलिए ऐसा लग रहा होगा। लेकिन अगले दिन सुबह मोहल्ले की पहली खबर सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। गली के मोड़ पर रहने वाले शर्मा अंकल रात में अपनी नींद में ही मर चुके थे। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक, लेकिन मरने से कुछ मिनट पहले उन्होंने अपनी पत्नी से सिर्फ एक ही बात कही थी, एक काले कपड़ों वाला आदमी मुझे बुलाने आया है। यही से पहली बार मेरे मन में उस किराएदार को लेकर डर ने जन्म ले लिया। मैंने शर्मा अंकल की मौत की खबर सुनी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी। वही सुनसान सड़क, वही काले कपड़ों वाला आदमी और उसकी वह धीमी आवाज, चलो। मैंने खुद को लाख समझाया कि यह सिर्फ एक संयोग होगा, लेकिन दिल बार बार एक ही बात कह रहा था, कुछ ठीक नहीं है। शर्मा अंकल का अंतिम संस्कार उसी शाम कर दिया गया। पूरा मोहल्ला उनके घर पर था। हर किसी के चेहरे पर उदासी थी, लेकिन एक चेहरा जो कहीं दिखाई नहीं दिया वह था सामने वाले नए किराएदार का। मैंने सोचा शायद उसे खबर नहीं होगी, लेकिन तभी मेरे पड़ोसी रमेश अंकल ने धीरे से कहा, अजीब आदमी है, सुबह से घर से बाहर ही नहीं निकला। मैंने सामने देखा, उस पुराने मकान की ऊपर वाली खिड़की का पर्दा बहुत हल्का सा हिला। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से सब कुछ देख रहा हो, लेकिन अगले ही पल पर्दा बिल्कुल शांत हो गया। मैं देर तक उस खिड़की को देखता रहा। मुझे यकीन था वहां कोई था। रात हो गई। मैं छत पर टहलने चला गया। गर्मी का मौसम था, हल्की हवा चल रही थी। पूरा मोहल्ला धीरे धीरे सो चुका था। सामने वही पुराना मकान अंधेरे में पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी टूटी हुई बालकनी ऐसी लग रही थी मानो कोई वहां खड़ा हो। मैंने कई बार ध्यान से देखा, लेकिन हर बार वह सिर्फ अंधेरा ही निकला। तभी नीचे से धीरे धीरे लोहे के फाटक के खुलने की आवाज आई। मैं तुरंत छत की मुडेर तक पहुंचा, नीचे झांका। वही किराएदार धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। आज भी वही काले कपड़े, वही शांत चेहरा और वही पुरानी लालटेन जिसमें आज भी आग नहीं थी, लेकिन रोशनी पहले की तरह फैल रही थी। उसने एक बार भी इधर उधर नहीं देखा, बस सीधे सड़क पर चलने लगा। इस बार मैंने तय कर लिया कि मैं उसका पीछा करूंगा। मैं जल्दी से सीढ़ियां उतरकर बाहर आया। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। मैंने उससे लगभग 50 कदम की दूरी बना ली। वह बहुत धीरे धीरे चला था, लेकिन जितना मैं तेज चलता वह उतना ही दूर दिखाई देता। मुझे समझ नहीं आ रहा था यह कैसे हो रहा है। हम दोनों ने एक ही सड़क पर थे, फिर भी हमारे बीच की दूरी कम ही नहीं हो रही थी। अचानक वह गली के आखिरी मोड़ पर रुका। धीरे धीरे उसने अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं तुरंत एक बिजली के खंभे के पीछे छिप गया। कुछ सेकंड तक पूरा इलाका बिल्कुल शांत रहा। फिर उसने बिना मेरी तरफ आए धीरे से कहा, पीछा मत करो। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने तो एक आवाज भी नहीं की थी। मैं इतनी दूर था कि मेरा चेहरा भी साफ दिखाई नहीं दे सकता। फिर उसे कैसे पता चला कि मैं उसके पीछे हूं? मैंने हिम्मत करके फिर से झांका, लेकिन सड़क खाली थी। वह आदमी गायब हो चुका था। ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, सिर्फ खाली सड़क।
मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, तभी मेरी नज़र सड़क किनारे पड़ी एक चीज पर गई। जमीन पर गीली मिट्टी के ऊपर ताजे पैरों के निशान बने थे। मैंने टॉर्च की रोशनी डाली, मेरी सांसें अटक गईं। वहां सिर्फ एक पैर के निशान थे, दूसरे पैर का निशान ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह आदमी एक पैर से नहीं बल्कि किसी और चीज के सहारे चल रहा हो। मैं घबराकर पीछे हट गया और उसी समय मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया, अभी समय नहीं आया। मैं बिजली की तरह पलटा, लेकिन मेरे पीछे कोई भी नहीं था। और उसी पल दूर कहीं एक कुत्ता इतनी जोर से रोया कि उस रात मैं पहली बार सचमुच डर गया। उस रात मैं लगभग भागता हुआ अपने घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया और कई मिनट तक सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनता रहा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं बार बार खुद से एक ही सवाल पूछ रहा था, अगर मेरे पीछे कोई नहीं था तो फिर मेरे कान के पास किसने फुसफुसाया था। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। जैसे ही आंख लगती वही शब्द सुनाई देते, अभी समय नहीं आया। सुबह माँ ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और तुरंत पूछ लिया, क्या हुआ अजय, तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, बस रात को नींद नहीं आई। मैं उन्हें सच नहीं बता सकता था, क्योंकि जो मैंने देखा था वह सुनकर शायद कोई भी यकीन नहीं करता। मैं ऑफिस जाने के लिए घर से निकला। जैसे ही सामने वाले पुराने मकान के पास पहुंचा, मेरे कदम अपने आप धीमे हो गए। मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। पहली बार मैंने उस मकान के अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर पूरा अंधेरा था। धूप होने के बावजूद ऐसा लग रहा था मानो रोशनी दरवाजे के अंदर जाते ही खत्म हो रही हो। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, तभी अंदर से धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक। आवाज मेरी तरफ ही आ रही थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा अभी वह आदमी बाहर निकलेगा, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। आवाज अचानक बंद हो गई, इतनी अचानक कि जैसे किसी ने चलते चलते एकदम रुक जाने का फैसला कर लिया हो। मैं बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। पूरा दिन ऑफिस में मेरा ध्यान काम पर नहीं लगा। बार बार वही मकान, वही किराएदार और वही रात मेरे दिमाग में घूमती रही। शाम को जब मैं घर लौटा तो मोहल्ले में फिर से भीड़ लगी हुई थी। इस बार लोग शर्मा अंकल के घर पर नहीं बल्कि सामने वाले पुराने मकान के बाहर खड़े थे। मैं जल्दी से वहां पहुंचा। भीड़ में से आवाज आई, किसी ने रात को इस घर से रोने की आवाज सुनी थी। दूसरा बोला, मैंने तो औरत की चीख सुनी थी। तीसरा आदमी बोला, नहीं, वहां कोई बच्चा रो रहा था। हर आदमी अलग बात कर रहा था, लेकिन एक बात सब में समान थी, आवाज उसी मकान से आई थी। तभी मकान का दरवाजा धीरे धीरे खुला। पूरा मोहल्ला एकदम शांत होगा। वही किराएदार बाहर आया। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, न डर, न गुस्सा, न घबराहट। जैसे उसे बाहर खड़ी भीड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने सबकी तरफ एक बार देखा, फिर बहुत शांत आवाज में बोला, रात को कोई मेरे घर नहीं आया था। बस इतना कहकर वह वापस अंदर चला गया। दरवाजा बंद हो गया। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी, लेकिन मैंने एक ऐसी चीज देखी जिस पर शायद किसी और का ध्यान नहीं गया। जब वह आदमी वापस अंदर जा रहा था, तब दरवाजे के ठीक पीछे एक पल के लिए मुझे किसी का हाथ दिखाई दिया। सफेद, बहुत पतला और अस्वाभाविक रूप से लंबी उंगलियां, जैसे कोई दरवाजे के पीछे छिपकर उसे अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। मैंने एक पलक झपकी और वह हाथ गायब था। मैंने सोचा शायद मुझे भ्रम हुआ होगा, लेकिन तभी मेरे बगल में खड़े बूढ़े श्यामलाल बाबा ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा।
उनकी उंगलियां कांप रही थी। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, उस घर के अंदर वह आदमी अकेला नहीं रहता। मेरे पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मैंने तुरंत उनकी तरफ देखा। बाबा, आपने क्या देखा? उन्होंने चारों तरफ नजर घुमाई, जैसे उन्हें कोई वहां सुन रहा हो। फिर मेरे बिल्कुल करीब आकर बोले, आज रात अगर सच जानना है तो ठीक 12 बजे पुराने पीपल के पेड़ के पास मिलना, लेकिन किसी को बताना मत। यह कहकर श्यामलाल बाबा तेजी से वहां से चले गए। मैं उन्हें आवाज देता रहा, लेकिन उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस रात 12 बजे मैंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीपल के पेड़ के पास जरूर जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे यकीन हो चुका था कि इस कहानी की शुरुआत उस किराएदार से नहीं हुई थी, बल्कि उससे बहुत पहले। उस रात घड़ी की हर टिक टिक मेरे कानों में हथौड़ी की तरह बज रही थी। मैं बार बार दीवार पर लगी घड़ी देख रहा था। 11:20, 11:45, 11:50। समय जैसे जानबूझकर धीरे धीरे चल रहा हो। माँ पापा सो चुके थे, पूरा घर शांत था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। बार बार श्यामलाल बाबा की बात याद आ रही थी। अगर सच जानना है तो 12 बजे पीपल के पेड़ के पास मिलना। मैंने मोबाइल उठाया, टॉर्च चेक की, बैटरी लगभग पूरी थी, जेब में रख ली। धीरे धीरे मुख्य दरवाजा खुला और बिना कोई आवाज किए घर से बाहर निकल आया। रात बिल्कुल शांत थी। आसमान में बादल थे। चांद बार बार बादलों के पीछे छिप जा रहा था। हवा में गीली मिट्टी की हल्की सी गंध थी। मैंने सामने पुराने मकान की तरफ देखा। सारी खिड़कियां बंद थी, लेकिन ऊपर वाली टूटी हुई खिड़की में एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे कोई खड़ा होकर मुझे देख रहा हो। मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की। अगले ही पल बादल हटे, चांद की रोशनी खिड़की पर पड़ी और वहां कुछ भी नहीं था। मैंने गहरी सांस ली, अपने मन को समझाया, डर की वजह से दिमाग खेल खेल रहा है। मैं तेज कदमों से मोहल्ले के बाहर पुराने पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। वह पीपल जितना पुराना माना जाता था, दिन में भी लोग उसके नीचे ज्यादा देर नहीं रुकते थे। रात में वहां कोई जाता ही नहीं था। जैसे जैसे मैं उसके करीब पहुंचा, हवा ठंडी होती चली गई। अजीब बात यह थी, पूरा रास्ता शांत था, लेकिन पीपल के पास पहुंचते ही पेड़ की सूखी पत्तियां बिना हवा के अपने आप हिल रही थी। मैंने मोबाइल निकाला, समय देखा, रात के ठीक 12 बजे, लेकिन वहां श्यामलाल बाबा नहीं थे। मैंने चारों तरफ देखा, सड़क खाली थी, दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा शायद मैं जल्दी आ गया हूं। मैं इंतजार करने लगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। अचानक पीछे से लाठी के जमीन पर टिकने की आवाज आई। ठक ठक। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। श्यामलाल बाबा धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहे थे, लेकिन आज उनका चेहरा पहले से बिल्कुल अलग लग रहा था। वह बहुत डरे हुए थे। उनकी आंखें बार बार पीछे देख ही रही थी, जैसे उनका कोई पीछा कर रहा हो। मेरे पास आते ही उन्होंने बिना समय गवाए कहा, चल यहाँ खड़े मत रहे। हम दोनों पीपल के पीछे बने एक पुराने चबूतरे पर बैठ गए। कुछ सेकंड तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सांसें तेज चल रही थी। फिर उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, तूने उसे देखा है ना? मैंने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ, 2 रात पहले मैं उसका पीछा भी कर चुका हूँ। यह सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। वह कभी पसंद नहीं करता कि कोई उसके पीछे चले। मैंने हैरानी से पूछा, आप उसे जानते हैं? उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ देर तक वह सामने अंधेरे में देखते रहे, फिर बहुत
धीरे बोले, जानता नहीं पहचानता हूँ, क्योंकि आज से लगभग 30 साल पहले मैंने भी उसे इसी मोहल्ले में देखा था। मेरे मुंह से अपने आप निकला, क्या? उन्होंने सिर झुका लिया। उसका चेहरा आज भी वैसा ही है, एक भी झुर्री नहीं, एक भी सफेद बाल नहीं। 30 साल पहले जैसा था आज भी बिल्कुल वैसा ही है। मेरी रीढ़ में ठंडक उतर गई। मैंने धीरे से पूछा, लेकिन यह कैसे हो सकता है? उन्होंने जवाब देने के बजाय अपनी जेब से एक बहुत पुरानी मुड़ी तुड़ी काली सफेद तस्वीर निकाली। तस्वीर के किनारे फट चुके थे, ऐसा लग रहा था कि वह कई दशकों पुरानी है। उन्होंने कांपते हाथों से वह तस्वीर मेरी ओर बढ़ाई। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाकर तस्वीर देखी। तस्वीर में यही मोहल्ला था, पीछे वही पुराना मकान, लेकिन उस समय वह बिल्कुल नया दिखाई दे रहा था। मकान के सामने करीब 10-12 लोग खड़े थे, कुछ बच्चे, कुछ औरतें, कुछ आदमी, और सबसे पीछे छाया में खड़ा एक आदमी जिसने काले कपड़े पहन रखे थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने तस्वीर को अपनी आंखों के और पास किया। चेहरा थोड़ा धुंधला था, लेकिन इतना साफ जरूर दिख रहा था कि वह वही किराएदार था। वही चेहरा, वही आंखें, वही हल्की मुस्कान। एक पल के लिए मेरे हाथ कांप गए। तस्वीर मेरे हाथ से लगभग छूट गई। मैंने घबरा कर पूछा, अगर यह 30 साल पुरानी तस्वीर है तो वह आज भी वैसा का वैसा कैसे है? श्यामलाल बाबा ने मेरी आंखों में देखा। उनकी आवाज पहले से भी धीमी हो गई। उन्होंने कहा, क्योंकि वह हर कुछ साल बाद एक नया घर किराए पर लेता है, और जब उसका काम पूरा हो जाता है तो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है। मैं कुछ और पूछता उससे पहले पीछे से बिल्कुल वैसी ही आवाज आई जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता था। पीछा करने की आदत अभी भी गई नहीं? मैं और श्यामलाल बाबा दोनों के शरीर एक साथ सिहर उठे। हमने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और जो वहां खड़ा था उसे देखकर मेरे पैरों ने जमीन पकड़ ली। हम दोनों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, रात की हवा अचानक बहुत भारी हो गई। पीपल के पत्ते अब भी हिल रहे थे, लेकिन हवा बंद थी। मेरे सामने वही आदमी खड़ा था, काले कपड़ों में, वही शांत चेहरा, वही बिना झपकती आंखें। लेकिन इस बार उसकी लालटेन जमीन पर नहीं थी, उसके हाथ में भी नहीं थी। फिर भी उसके शरीर के चारों तरफ हल्की पीली रोशनी तैर रही थी। श्यामलाल बाबा का हाथ मेरे हाथ से छूट गया। उनके होठ कांप रहे थे। तू तू यहाँ कैसे आ गया? उन्होंने फुसफुसाकर कहा। वह आदमी मुस्कुराया नहीं, ना ही कोई प्रतिक्रिया दी। बस उसने मेरी तरफ देखा। उसकी नजरें इतनी भारी थी कि मुझे लगा जैसे कोई मेरे दिमाग के अंदर झांक रहा हो। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं कहीं नहीं आता, तुम लोग ही मुझे बुलाते हो। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैं समझ नहीं पाया वह क्या कह रहा था। श्यामलाल बाबा ने तुरंत बीच में कहा, झूठ बोल रहा है यह खुद आता है। लेकिन उस आदमी ने बाबा की तरफ देखा तक नहीं। उसकी आंखें अब भी मेरी तरफ थी। फिर उसने कहा, अजय। मेरा नाम सुनते ही मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मैंने कभी उसे अपना नाम नहीं बताया था। मैंने डरते हुए पूछा, तुम तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उसने हल्की सी सांस ली और कहा, जो दरवाजा खोलता है उसका नाम खुद चल कर आता है। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड तक पूरा मोहल्ला बिल्कुल शांत रहा। फिर अचानक मेरे पीछे की जमीन से हल्की हल्की खरोचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई मिट्टी के अंदर से ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा और मेरी सांस रुक गई। पीपल के पेड़ के नीचे
मिट्टी खुद ब खुद हिल रही थी, जैसे कोई अंदर से जाग रहा हो। श्यामलाल बाबा ने जोर से कहा, भाग यहां से। लेकिन मैं हिला भी नहीं, मेरे पैर जम चुके थे। उस आदमी ने अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी नज़र सीधे पेड़ों की जड़ों की तरफ थी और फिर उसने कहा, बहुत देर हो चुकी है। उसका इतना कहते ही पेड़ों के नीचे की मिट्टी अचानक फट गई और उसमें से एक पतला सा हाथ बाहर निकला। वही सफेद, बहुत ठंडा और असामान्य रूप से वही उंगलियां लंबी, वही हाथ जिसे मैंने कुछ दिन पहले दरवाजे के पीछे देखा था। श्यामलाल बाबा जोर से चिल्लाए, ये शुरू हो गया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले उस आदमी ने पहली बार अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमाई और बहुत धीरे से कहा, अब तुमने उसे देख लिया है, अब यह तुम्हें भी देख लेगा। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन? उसने बिना जवाब दिए पेड़ की तरफ इशारा किया। मिट्टी अब पूरी तरह हिल रही थी और उसमें से धीरे धीरे कुछ और निकलने लगा। पहले एक काला कपड़ा, फिर एक चेहरा, फिर पूरा शरीर, लेकिन वह इंसान नहीं लग रहा था। उसका चेहरा धुंधला था, जैसे किसी ने उसे अधूरा छोड़ दिया हो। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ खाली गड्ढे थे और उसके मुंह से हल्की हल्की फुसफुसाहट आ रही थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। श्यामलाल बाबा ने मेरी तरफ देखा और कांपती आवाज में कहा, यह वही है जिसका किराया लिया जाता है। मैंने घबराकर पूछा, किराया किसका? बाबा ने जवाब नहीं दिया, बस वह पीछे हटते जा रहे थे। उसी समय वह किराएदार फिर बोला, हर घर, हर इंसान कुछ ना कुछ छोड़ता है, मैं वही लेता हूँ। मिट्टी से निकला वह अजीब शरीर अब पूरी तरह बाहर आ चुका था और जैसे ही उसने जमीन पर पहला कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ की सारी पत्तियां एक साथ गिर पड़ी और उस पल वह बिना आंखों वाला चेहरा सीधे मेरी तरफ देखने लगा। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही फंस गई। तभी उस किराएदार ने बहुत शांत स्वर में कहा, अब समझा किराएदार क्यों कहते हैं मुझे? और उसके बाद उसने अपनी उंगली मेरी तरफ उठाई और अगला ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अंधेरा एकदम अचानक नहीं आया था, वो जैसे धीरे धीरे मेरी आंखों के अंदर उतर गया हो। पहले मुझे लगा कि मेरी आंखें बंद हो गई हैं, फिर समझ आया, नहीं, बाहर की दुनिया ही बंद हो चुकी है। कोई आवाज नहीं, कोई हवा नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ एक ही चीज, मेरी तेज धड़कन, धक 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 धक। मैंने अपने हाथ आगे बढ़ाए तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, जैसे मैं किसी खाली जगह में खड़ा था। तभी बहुत दूर से एक आवाज आई, धीमी, टूटी हुई, जैसे कोई बहुत पुराने रेडियो में बोल रहा हो, अजय। मैंने घबराकर जवाब देने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। फिर वही आवाज, इस बार थोड़ी पास से, तुम जहां हो वहां समय नहीं चलता। मैंने अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस चुके थे। तभी एक हल्की सी ठंडक मेरी गर्दन के पीछे महसूस हुई, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो लेकिन दिखाई नहीं दे रहा हो। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया और उसी पल मुझे उसकी सांस महसूस हुई, ठंडी, बहुत ठंडी, जैसे उसकी कब्र के अंदर की हवा हो। और फिर वो आवाज बिल्कुल मेरे कान के पास, डर अभी शुरू भी नहीं हुआ है। मैं पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा शरीर मानो किसी और के कंट्रोल में था। तभी अचानक एक तेज चमक हुई और फिर मैं उसी जगह खड़ा था, पीपल के पेड़ के नीचे। लेकिन अब कुछ बदल चुका था। श्यामलाल बाबा वहां नहीं थे,
मिट्टी से निकला वो अजीब शरीर भी नहीं था, सिर्फ सामने वही किराएदार खड़ा था। और इस बार उसकी आंखों में पहली बार कुछ अलग था। खालीपन नहीं, बल्कि एक गहरा शांत भरोसा, जैसे उसे पता हो कि अब कुछ बचने वाला नहीं है। उसने धीरे से कहा, तुमने देख लिया, अब तुम भी हिसाब में हो। मैंने कांपते हुए पूछा, किसका हिसाब? वो थोड़ा झुका और बोला, जिसका नाम लिया गया, जिनका दरवाजा खोला गया, जिनकी जगह खाली की गई। मेरे दिमाग में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी पीपल के पेड़ की जड़ों से हल्की हल्की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई अंदर से बोल रहा हो। कई आवाजें एक साथ, लिख दो नाम, किराया पूरा करो। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन जमीन फिर से हिलने लगी और उसी मिट्टी से अब वो हाथ नहीं, बल्कि पूरा चेहरा बाहर आने लगा। वही अधूरा चेहरा, जिसकी आंखें खाली थीं, लेकिन इस बार उसके मुंह से निकलने वाली आवाजें साफ हो रही थी। तुम नए हो, मैं चिल्ला। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मेरी आवाज बहुत छोटी लग रही थी, जैसे किसी बड़े तूफान के सामने एक पत्थर। किराएदार ने मेरी तरफ देखा और पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। तुमने किया नहीं, तुमने देखा, और देखने के बाद कोई वापस नहीं जाता। तभी मिट्टी से निकला वह शरीर धीरे धीरे पूरा बाहर आ गया और उसके बाहर आते ही हवा अचानक भारी हो गई। पेड़ की शाखाएं झुकने लगी, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ लिया। और फिर वो अजीब चेहरा मेरी तरफ मुड़ा और उसने मेरा नाम फुसफुसाया, अजय। इस बार आवाज उसकी नहीं थी, यह आवाज मेरे अपने अंदर से आई थी। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर वहीं जम चुका था। किराएदार ने धीरे से कहा, अब पहला नियम समझो, जो देखता है वो चुना जाता है। और जैसे ही उसने यह कहा, मेरे पीछे किसी के चलने की आवाज आई, धीरे धीरे, बहुत धीरे, ठक ठक। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा, और जो मैंने देखा उससे मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। पीपल के पेड़ के नीचे मेरी ही परछाई, मेरे सामने नहीं, बल्कि मेरे सामने खड़ी थी। और वह परछाई धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। किराएदार की आवाज फिर आई, अब तुम्हारा वक्त शुरू हो गया। और उसी पल मेरे सामने सब कुछ धुंधला होने लगा, जैसे कोई मुझे धीरे धीरे मिटा रहा हो। और फिर सब कुछ फिर से अंधेरे में चला गया। इस बार अंधेरा पहले जैसा नहीं था। इस बार उसमें आवाजें थी, बहुत सारी, एक दूसरे में उलझी हुई, जैसे कोई पुराना घर हो जहां दीवारें भी बोलती हों। मैं वहीं खड़ा था, या शायद लटका हुआ था, समझ नहीं आ रहा था। मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं थी, लेकिन मैं गिर भी नहीं रहा था, बस बीच में फंसा हुआ था। और तभी मेरे सामने एक हल्की रोशनी बनी, धीरे धीरे। वो रोशनी एक कमरे का रूप लेने लगी। वही पुराना मकान, वही किराएदार वाला घर, लेकिन अब वह बाहर से नहीं, अंदर से दिख रहा था। दीवारें काली थीं, जैसे समय ने उन्हें जला दिया हो। और बीच में वही किराएदार खड़ा था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे कई परछाइयां थीं, कुछ खड़ी, कुछ अधूरी, कुछ जैसे दीवारों में फंसी हुई। किराएदार ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, तुम यहाँ कैसे आए? यह सवाल गलत है। सही सवाल यह है, तुम अभी तक बाहर कैसे थे? मैं कुछ बोल नहीं पाया, मेरी आवाज ही नहीं थी। तभी वो कमरे में चलने लगा। उसके कदमों की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी, ठक ठक। हर कदम के साथ दीवारों पर बनी परछाइयां हिलती थी, जैसे वे डर रही हों या इंतजार कर रही हों। वो एक पुराने लकड़ी के दरवाजे के सामने रुका।
दरवाजा अपने आप कांप रहा था, जैसे अंदर से कोई उसे पकड़कर खींच रहा हो। किराएदार ने हाथ रखा और दरवाजा धीरे से खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन वह अंधेरा खाली नहीं था। उसके अंदर आवाजें थीं, रोना था, फुसफुसाहट थी और नाम थे, बहुत सारे नाम जिन्हें मैं पहचान नहीं पा रहा था। किराएदार ने बिना पीछे देखे कहा, ये मेरा हिसाब नहीं है, ये उन लोगों का है जिन्होंने दरवाजा खोला था। मैंने हिम्मत करके पूछा, या शायद सोचा, दरवाजा किसका? उसने पहली बार मेरी तरफ देखा और बोला, हर घर में एक जगह होती है जहां कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन वही जगह सबसे ज्यादा खाली होती है। उसने दरवाजे के अंदर इशारा किया और उसी पल अंदर से एक हाथ बाहर आया। वही लंबी उंगलियां, वही सफेद रंग, लेकिन इस बार उस हाथ ने मुझे नहीं पकड़ा, वो बस इशारा कर रहा था अंदर आने का। किराएदार ने धीरे से कहा, अब तुम देखोगे कि किराया कैसे लिया जाता है। और जैसे ही उसने यह कहा, मुझे अचानक फिर से हवा महसूस हुई। मैं गिरा जोर से, लेकिन जमीन पर नहीं बल्कि उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे। मैं हाँफ रहा था, मेरे कपड़े मिट्टी से सने थे, मेरे हाथ कांप रहे थे, सब कुछ वापस वही था, रात, पेड़ और सामने खड़ा किराएदार। लेकिन अब कुछ और बदल चुका था। मोहल्ला जाग चुका था, दूर दूर तक लोग खड़े थे, लेकिन कोई पास नहीं आ रहा था। सब दूर से देख रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें रोक दिया हो। किराएदार ने सबकी तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में कहा, आज कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि आज पहला हिसाब पूरा होगा। मेरे कानों में एक तेज आवाज गूंजी, जैसे किसी ने अंदर कुछ खोल दिया हो। और फिर मिट्टी के अंदर से एक और परछाई बाहर आने लगी। इस बार वह छोटी थी, अधूरी नहीं, लेकिन डरावनी। उसका चेहरा साफ था, लेकिन पहचान नहीं था। जैसे वो किसी भी इंसान का चेहरा हो सकता था, या किसी का भी नहीं। किराएदार ने मेरी तरफ देखा और कहा, अब समझो, किराया सिर्फ लिया नहीं जाता, कभी कभी वापस भी आता है। और उसी पल वो परछाई सीधे मेरी तरफ बढ़ने लगी, धीरे लेकिन लगातार, जैसे उसे पता हो कि उसे कहाँ जाना हो। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पीछे अब कुछ नहीं था, सिर्फ वही पेड़ और वही किराएदार जो अब बिना हिले मुझे देख रहा था। और फिर उसने धीरे से कहा, भागने का रास्ता पहले ही बंद हो चुका है। और कहानी वहीं रुक गई। मैं उस मिट्टी में आधा धंसा हुआ था और मेरे सामने वही परछाई धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन इस बार उसके कदम मेरे पास नहीं आ रहे थे। वह सीधे पीपल के पेड़ के चारों तरफ घूम रही थी, जैसे वह मुझे नहीं, किसी और चीज को ढूंढ रही हो। किराएदार वहीं खड़ा था बिना हिले। उसकी आंखें अब भी शांत थीं, लेकिन पहली बार उसमें एक गंभीरता थी, जैसे अब खेल खत्म होने वाला हो। श्यामलाल बाबा दूर जमीन पर गिरे हुए दिखाई दिए थे। वे उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके शरीर में ताकत नहीं थी। उन्होंने कांपते हुए कहा, अब समझ आ रहा है, यह आदमी किसी को मारने नहीं आता। मैंने दर्द में पूछा, तो फिर क्या करता है? बाबा ने मुश्किल से निगलते हुए कहा, यह लोगों को खाली करता, मैंने सुना, लेकिन समझ नहीं आया। उसी पल किराएदार ने पहली बार सीधे जवाब दिया। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, हर इंसान के अंदर कुछ चीजें होती हैं, डर, यादें और नाम। मैं वही लेता हूँ। मेरे अंदर ठंड फैल गई। मैंने कांपते हुए पूछा, नाम? वह थोड़ा आगे आया और पहली बार उसका चेहरा थोड़ा साफ दिखा। और जो मैंने देखा, उससे मेरा दिमाग सुन्न हो गया। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी,
सिर्फ खाली सफेद गहराई, जैसे किसी ने इंसान की पहचान ही मिटा दी हो। उसने कहा, तुमने देखा था, इसलिए तुम्हारा नाम अब पूरा नहीं रहा। मैंने घबरा कर अपने आप को छूकर देखा। मैं अब भी था, लेकिन मुझे अपने अंदर कुछ खालीपन महसूस हो रहा था, जैसे कुछ अंदर से टूट गया हो। तभी जमीन पर पड़ी परछाई, जो अभी तक घूम रही थी, अचानक रुक गई और सीधे मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आवाज आई, लेकिन वह मेरी नहीं थी, किसी और की थी। अजय। मैंने सिर पकड़ लिया। किराएदार ने धीरे से कहा, अब यह हिस्सा तुम्हारा नहीं रहा। और उसी पल मेरे पीछे मिट्टी से एक और दरवाजा बन गया, लेकिन इस बार वह दरवाजा पेड़ के नीचे नहीं था, वह मेरे बिल्कुल पीछे था, जैसे वह हमेशा से वहीं था, बस मुझे दिखा नहीं था। श्यामलाल बाबा चिल्लाए, मत देखना, लेकिन देर हो चुकी थी। मेरी आंखें अपने आप पीछे मुड़ गईं और जैसे ही मैंने देखा, दरवाजा खुल चुका था। उसके अंदर कोई अंधेरा नहीं था, बल्कि एक पूरा मोहल्ला दिख रहा था, लेकिन वह हमारा नहीं था। वह पुराना था, बहुत पुराना, और जहां हर घर के सामने वही किराएदार खड़ा था। हजारों बार एक ही आदमी, एक ही चेहरे, हर घर के सामने। मैं कांप गया। किराएदार की आवाज आई, अब समझो, मैं एक नहीं हूं, मैं वो नाम हूं जो हर घर में खाली छोड़ दिया जाता। मैं पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा शरीर अब पूरी तरह कमजोर हो चुका था। और उसी समय मेरे सामने वाला किराएदार धीरे धीरे कई हिस्सों में बिखरने लगा, जैसे वह एक इंसान नहीं, बल्कि एक याद हो जो हर जगह फैल रही हो। और आखिरी बात उसने कही, अब अगला किराएदार तैयार है। और सब कुछ फिर से शांत हो गया। मिट्टी के अंदर बना वह दरवाजा अब भी खुला था, और उसके अंदर जो दृश्य दिख रहा था वह मेरे दिमाग में फंस गया था। लेकिन इस बार किराएदार ने कुछ नहीं छिपाया, वह सीधे मेरे सामने आकर दोबारा खड़ा हो गया और बहुत शांत आवाज में बोला, अब डरना बंद करो, अब समझना शुरू करो। मैं कांप रहा था, लेकिन सुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने इशारा किया उस खुले दरवाजे की तरफ और कहा, यह जो तुम देख रहे हो, यह मेरा घर नहीं है, यह मेरा काम है। मैंने डरते हुए पूछा, काम? उसने धीरे से सिर हिलाया। मैं उन जगहों पर आता हूँ जहाँ लोग कुछ भूल जाते हैं, और मैं वहीं वापस ले आता हूँ। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या वापस ले लेते हो? उसने बिना देर किए जवाब किया, इंसान की पहचान। मैं कुछ बोल नहीं पाया। वह आगे बढ़ा और पीपल के पेड़ को छू लिया। पेड़ अचानक हल्का कांप गया, जैसे उसमें जान हो। उसने कहा, हर घर में एक समय आता है जब वहाँ कोई नया किराएदार चाहिए होता है, लेकिन कोई इंसान नहीं आता। तो मैं आता हूँ। श्यामलाल बाबा जमीन पर पड़े पड़े बोले, यह झूठ बोल रहा है। लेकिन किराएदार ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, वह सिर्फ मुझे देख रहा था। और फिर उसने कहा, तुमने मुझे देखा, इसलिए अब तुम भी इस कहानी का हिस्सा हो। मेरे पैर अब भी मिट्टी में थे, लेकिन अब मिट्टी धीरे धीरे ढीली हो रही थी, जैसे वह मुझे छोड़ रही हो या खींच रही हो। तो तभी पीछे खड़े लोगों में हलचल हुई। मोहल्ले के लोग धीरे धीरे पास आने लगे, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं, जैसे वे अपनी मर्जी से नहीं आ रहे थे। किराएदार ने उन्हें देखा और हल्की आवाज में कहा, रुक जाओ। और सब वहीं रुक गए। फिर उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार साफ कहा, तुम इस घर के अगले किराएदार बनोगे। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, मैं क्यों? उसने बहुत शांत जवाब दिया, क्योंकि तुमने दरवाजा देखा, और जो दरवाजा देख लेता है वह खाली हो जाता है। उसके इतना कहते ही मेरे शरीर के अंदर एक अजीब सा खालीपन फैलने लगा, जैसे मेरी यादें धीरे धीरे धुंधली हो रही हों।
माँ का चेहरा, घर, नाम सब दूर होने लगा। मैं घबराया और जोर से चीखा, नहीं। और उसी पल किराएदार ने पहली बार अपनी उंगली मेरी तरफ उठाई और कहा, अभी नहीं। मैं चौंक गया। उसने कहा, अभी तुम्हारा नाम पूरा खत्म नहीं हुआ है, इसलिए अभी तुम बचोगे। लेकिन उसकी आवाज ठंडी थी, जैसे यह बचना भी अस्थायी हो। फिर उसने पीछे मुड़कर उस खुले दरवाजे को बंद कर दिया और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सब कुछ सामान्य होने लगा। मिट्टी शांत, हवा वापस, लोग दूर हटने लगे। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, किराएदार अब गायब हो चुका था और मैं पहली बार पूरी तरह अकेला खड़ा था। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात थी, यह अभी गया नहीं है। पीपल के पेड़ के नीचे सब कुछ शांत हो गया। किराएदार, मिट्टी से निकला वह अजीब साया और वह खुला दरवाजा, सब कुछ जैसे धुन में खुल गया। और फिर मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। सुबह का समय था, हल्की रोशनी फैल रही थी। गांव के कुछ लोग उस पुराने पीपल के पास से गुजर रहे थे और तभी उन्हें एक लड़का दिखाई दिया, मिट्टी से सना हुआ, बेहोश पड़ा। मैं लोग घबरा गए, ये कौन है, यहाँ कैसे आया। कुछ लोगों ने मुझे उठाया और तुरंत मेरे घर ले गए। जब मेरी आंख खुली, मैं अपने बिस्तर पर था। माँ मेरे पास बैठी रो रही थी, पापा खड़े थे, चेहरे पर चिंता थी। माँ ने तुरंत पूछा, अजय क्या हुआ था तुम्हें, तुम रात में कहाँ चले गए थे। मैं चुप रहा। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि अगर मैं बोलता तो यकीन कोई नहीं करता। उस दिन से सब कुछ बदल गया। मैं पहले जैसा नहीं रहा। मैं शांत हो गया और ज्यादा शांत, ना किसी से बात, ना किसी चीज में दिलचस्पी, बस खिड़की के पास बैठा रहता था। माँ को डर लगने लगा, इसको क्या हो गया, इतना बदल कैसे गया। पापा ने भी ध्यान दिया। मैं रात को उठकर कहीं नहीं जाता था, लेकिन मैं सोता भी नहीं था, बस अंधेरे में बैठा रहता था। और फिर गांव में पहली घटना हुई। रात को शर्मा अंकल के घर के पास फिर हलचल हुई। सुबह पता चला उनका बेटा अचानक बीमार पड़ गया और बिना वजह बेहोश मिला। डॉक्टर समझ नहीं पाए। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये सब उस नए किराएदार के आने के बाद हो रहा है। वही काला आदमी, वही मौत का किराएदार। मैं ये सब सुन रहा था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि अब मुझे खुद महसूस होने लगा था कि मैं उस दिन पीपल के नीचे, कुछ मेरे अंदर रह गया। तीसरे दिन एक और घटना हुई। गांव के चौकीदार ने कहा, रात को उसे पुराने मकान के अंदर रोशनी दिखी, लेकिन जब वह अंदर गया तो उसे सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, किराया अभी बाकी है। और उसी रात मेरे घर के बाहर किसी के चलने की आवाज आई, धीरे, बहुत धीरे, ठक ठक। मैंने खिड़की से झांका, कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी पर ताजे पैरों के निशान थे। उन निशानों को देखकर मेरी चीख निकल गई। चीख की आवाज सुन के माँ जल्दी से मेरे कमरे में आई। माँ मुझे देखकर डर गई, क्योंकि मैं कांप रहा था। पापा भी जल्दी आए और पापा ने फैसला किया, अब इसको तांत्रिक के पास ले जाना पड़ेगा। अगली सुबह गांव का सबसे पुराना तांत्रिक बुलाया गया। वह जैसे ही उसने मुझे देखा, वह रुक गया। उसने एक ही बात कही, ये लड़का अकेला नहीं है, इसके साथ कोई और भी जुड़ चुका है। और उस नाम को सुनकर मेरे अंदर पहली बार वही आवाज गूंजी, धीरे से, बहुत धीमे, किराएदार। तांत्रिक ने मुझे देखते ही साफ समझ लिया था कि यह मामला आम नहीं है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपने पास रखा काला धागा उठाया और मेरे चारों तरफ एक घेरा बना दिया। माँ और पापा दोनों घबराए हुए थे, लेकिन तांत्रिक ने उन्हें पीछे रहने का इशारा किया। फिर
उसने मेरी आंखों में सीधे देखा और बहुत धीमी आवाज में बोला, तुम अकेले नहीं हो। मैंने डरते हुए पूछा, क्या मतलब? तांत्रिक ने गहरी सांस ली और बोला, तुम्हारे अंदर उसका असर है। मेरे पापा तुरंत बोले, किसका असर? तांत्रिक ने एक पल रुककर जवाब दिया, मौत के किराएदार का। यह नाम सुनते ही घर में सन्नाटा फैल गया। माँ के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। मैं बस चुपचाप खड़ा था क्योंकि यह नाम मेरे लिए नया नहीं था। तांत्रिक ने धीरे से मेरी कलाई पकड़ ली और कहा, तुम उस जगह गए थे जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, पीपल के नीचे। वहीं से यह तुम्हारे पीछे लग गया है। मैंने कांपते हुए पूछा, लेकिन वो चाहता क्या है मुझसे? तांत्रिक ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस मेरी कलाई को ध्यान से देख रहा था, जैसे कुछ पढ़ रहा हो। फिर उसने अचानक मेरी कलाई छोड़ दी और पीछे हट गया। ये मामला साधारण नहीं है। यह किराएदार किसी घर का नहीं होता, यह इंसानों की यादों का किराएदार है। मैंने डरते हुए पूछा, यादों का? तांत्रिक ने सिर हिलाया। हाँ, जो भी उसे देख लेता है उसके अंदर की कुछ यादें धीरे धीरे गायब होने लगती हैं, और जब यादें पूरी तरह खत्म हो जाती हैं तो इंसान खुद भी खाली हो जाता है। मेरे अंदर वही खालीपन फिर से महसूस हुआ जो पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। मैंने घबराकर पूछा, तो मैं क्या करूं? तांत्रिक ने बहुत गंभीर होकर कहा, सबसे पहले तुम्हें उससे दूरी बनानी होगी, क्योंकि अब वह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। उसी रात गांव में फिर एक घटना हुई। एक और आदमी जिससे ने उस पुराने मकान के बारे में बात की थी, वह अचानक घर से निकला और बस चलते चलते गिर पड़ा। डॉक्टर ने कहा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तांत्रिक ने सिर्फ एक बात कही, किराएदार अपना काम शुरू कर चुका है। उस रात मेरे कमरे में भी कुछ बदला हुआ था। मैं सो नहीं पा रहा था और तभी दीवार पर हल्की सी परछाई बनी। पहले मैंने सोचा वह मेरी ही होगी, लेकिन फिर वह परछाई हिली और धीरे धीरे मेरी तरफ घूमी और फिर बहुत हल्की आवाज आई, तुम्हारी यादें कुछ अभी बाकी हैं। मैं डर कर उठ गया। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के बाहर उस पुराने मकान की दिशा में एक हल्की पीली रोशनी चल रही थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो और इंतजार कर रहा हो। और उस रोशनी के बीच मुझे साफ सुनाई दिया, किराया अभी पूरा नहीं हुआ। उस रात मैं बिल्कुल सो नहीं पाया। कमरे की दीवार पर वही हल्की परछाई बार बार बनती और गायब होती रही, और हर बार उसकी आवाज़ थोड़ी और साफ होती जा रही थी, तुम्हारी यादें कम हो रही हैं, तुम खाली हो रहे हो। मैंने माँ को बुलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं उठा दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, पूरा घर हिल गया। सुबह तांत्रिक फिर आया। इस बार वह पहले से ज्यादा गंभीर था। उसने घर में कदम रखते ही कहा, वह अब तक यहाँ आ चुका है। माँ घबरा गई। कहाँ तक? तांत्रिक ने मेरी तरफ देखा और बोला, तुम्हारे घर तक। मेरे अंदर डर और बढ़ गया। तांत्रिक ने तुरंत एक लाल कपड़ा निकाला और मेरे सिर के ऊपर बांध दिया। फिर उसने कहा, अब सुन, यह किराएदार किसी जगह में नहीं रहता, यह एक जगह बदलने वाली चीज है। मैंने पूछा, मतलब? तांत्रिक ने धीरे से कहा, जो इंसान इसे देखता है वह धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है, और जब पूरी पहचान खत्म हो जाती है तो वह खुद उस किराएदार की जगह ले लेता। मेरे पापा चौंक गए। ये क्या कह रहे हो? तांत्रिक ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारा बेटा अगला किराएदार बन सकता है। यह सुनकर माँ रोने लगी। मैं कांप रहा था। तभी
मेरे कमरे की खिड़की से वही पुराना मकान दिखा, लेकिन इस बार वह मकान हल्का चमक रहा था और उसके दरवाजे पर कोई खड़ा था, वही किराएदार। लेकिन अब वह अकेला नहीं था, उसके पीछे कई परछाइयां थीं और सभी धीरे धीरे मेरी तरफ देख रही थी। तांत्रिक ने अचानक कहा, अब खेल खत्म करने का समय आ गया है। उसने मेरी कलाई पकड़ ली और जोर से कहा, तुझे उसी जगह जाना होगा जहां से ये शुरू हुआ था। मैंने डरते हुए पूछा, पीपल के पेड़? तांत्रिक ने सिर हिलाया, हाँ, और आज रात वह भी वहीं होगा। रात हो गई। तांत्रिक, मैं और मेरे पापा तीनों पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। हवा बहुत भारी थी। पेड़ अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसके नीचे जमीन सूखी नहीं थी, बल्कि गीली और काली थी। तभी धीरे धीरे मिट्टी हिली और एक दरवाजा फिर से खुलने लगा। तांत्रिक ने जोर से कहा, अब जो भी होगा यहीं खत्म होगा। और उसी पल वह बाहर आया, मौत का किराएदार। लेकिन इस बार उसके पीछे कोई दरवाजा नहीं था, उसके पीछे पूरा अंधेरा था और उस अंधेरे में हजारों आवाजें थीं जो एक साथ कह रही थी, अब नया किराएदार तैयार है। उस रात पीपल के नीचे की हवा भी रुक गई थी, जैसे पूरी दुनिया सांस रोककर खड़ी हो। मौत का किराएदार हमारे सामने था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं लग रहा था। उसके पीछे जो अंधेरा था वह सिर्फ खाली नहीं था, उसमें आवाजें थीं और नाम थे जो बार बार टूटकर गूंज रहे थे। तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। उसने मेरे चारों तरफ फिर से काले धागे का घेरा बनाया और कहा, इसे देख मत, ये वही करता है जो इसे देखने वाला करता है। किराएदार ने हल्की सी मुस्कान की और पहली बार तांत्रिक की तरफ देखा। उसने बहुत शांत आवाज में कहा, तुम देर से आए हो। तांत्रिक ने दांत भींचकर जवाब दिया, मैं सही समय आया हूं। मिट्टी फिर से हिलने लगी, लेकिन इस बार सिर्फ पीपल के नीचे की नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले की जमीन हिलने लगी। दूर घरों की लाइटें अपने आप बंद होने लगी। लोग अपने अपने घरों में छिपने लगे। किराएदार ने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाया और हर कदम के साथ मेरे दिमाग में हल्का दर्द होने लगा, जैसे मेरी यादें किसी ने खींचनी शुरू कर दी हों। तांत्रिक चिल्लाया, अब यह नाम लेना शुरू करेगा जो इसे रोकने की कोशिश करेगा। और उसी पल किराएदार ने मेरी तरफ देखा और बहुत धीमे से बोला, अजय। मेरे शरीर में झटका लगा, लेकिन इस बार दर्द सिर्फ डर का नहीं था, बल्कि अंदर कुछ टूटने जैसा था। किराएदार आ गया और ठीक सामने रुक गया। उसने कहा, तुम अब आधे खाली हो चुके हो, बस एक कदम और तुम भी किराएदार बन जाओगे। तांत्रिक ने जोर से कहा, मत सुन इसकी बात। लेकिन आवाज अब कमजोर पड़ रही थी। किराएदार ने तांत्रिक की तरफ देखा और कहा, तुम इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि यह कोई आत्मा नहीं है, यह एक जगह है। उसने पीपल के पेड़ की तरफ इशारा किया और पेड़ के नीचे फिर से दरवाजा खुलने लगा, लेकिन इस बार वह बहुत बड़ा था, जैसे जमीन नहीं, पूरा रास्ता खुल रहा हो। अंधेरे से आवाजें आने लगी, किराया पूरा करो, नया नाम डालो। तांत्रिक ने आखिरी कोशिश की। उसने एक जलता हुआ नारियल जमीन पर फेंका और जोर से मंत्र बोला, लेकिन किराएदार पर कोई असर नहीं हुआ। वह मेरी तरफ झुका और फुसफुसाया, अब फैसला तुम्हारा नहीं, अब नाम खुद तय करेगा। और उसी पल मेरे दिमाग में एक तेज दर्द हुआ। सब कुछ सफेद होने लगा। माँ का चेहरा, घर, मोहल्ला सब गायब होने लगा। तांत्रिक चिल्लाया, आंख बंद कर। लेकिन देर हो चुकी थी। मैंने आखिरी बार आंख खोली
और देखा पीपल के नीचे से निकला वह दरवाजा सीधे मेरी तरफ खुल रहा था। और किराएदार ने बहुत शांत आवाज में कहा, अंतिम किराएदार मिल गया है। पीपल के नीचे वह दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका था। इस बार उसके अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक पूरा शहर दिखाई दे रहा था। लेकिन वह शहर हमारा नहीं था, ना हमारा गांव था, ना हमारे लोग थे। किराएदार मेरे ठीक सामने खड़ा था और उसकी आवाज अब पहले जैसी शांत नहीं थी, बल्कि गहरी थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हूं। उसने कहा, अब असली सच देखो। अचानक हवा रुक गई और मेरे पैर जमीन से उठ गए। मैं उस खुले दरवाजे के अंदर खींचने लगा। तांत्रिक ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ हवा में रुक गए, जैसे किसी ने उसे रोक दिया हो। किराएदार ने तांत्रिक की तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की थकान दिखी। उसने कहा, तुमने कोशिश बहुत देर से की। और फिर उसने मेरी तरफ देखा। तुम पहले इंसान नहीं हो। मैं चौंक गया। उसने कहा, हर बार जब यह जगह खाली होती है, कोई ना कोई इसे देख लेता है और वही नया किराएदार बनता है। मेरे दिमाग में दर्द बढ़ गया, यादें टूटने लगी। लेकिन उसी टूटन के बीच मुझे कुछ दिखने लगा। मुझे वही मकान दिखा, लेकिन नया नहीं, बहुत पुराना। और वही वहां पर श्यामलाल बाबा थे, युवा अवस्था में, डरे हुए, भागते हुए। किराएदार की आवाज गूंजती, यह शुरुआत नहीं, यह चक्र नहीं, यह जगह है। उसने पीपल की तरफ इशारा किया और कहा, यह पेड़ नहीं, यह सीमा है, जिसके अंदर जो जाता है उसका नाम मिट जाता। अचानक मेरे अंदर सब कुछ टूटने लगा। माँ का चेहरा धुंधला हो गया, मेरा नाम गायब, मैं खुद को भूलने लगा। तभी तांत्रिक ने आखिरी आवाज लगाई, अपना नाम याद रख। मैंने जोर से आंखें बंद की और अपने अंदर चिल्लाया, मैं अजय हूं। और उसी पल एक तेज धमाका हुआ, दरवाजा बंद हो गया, मिट्टी शांत हो गई। किराएदार वहीं खड़ा रह गया, लेकिन अब वह हिल नहीं रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर धुंधला होने लगा और उसने आखिरी बार कहा, नाम बच गया है तो फिर मिलूंगा। और वह गायब हो गया। सुबह हुई, पीपल का पेड़ फिर सामान्य था। तांत्रिक जमीन पर गिरा हुआ था, लेकिन जिंदा था। मैं अपने घर वापस आ चुका था, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। क्योंकि कभी कभी रात को मुझे खिड़की के पास धीमी आवाज सुनाई देती है, किराया अभी बाकी है। अगले दिन गांव वाले ने उस तांत्रिक को दोबारा बुलाया कि वह किराएदार कौन था। तो तांत्रिक ने आके बताया, असल में वह किराएदार कोई इंसान नहीं था, वह एक पुरानी ऊर्जा शापित इकाई, जो उस पीपल के पेड़ के नीचे सीमा बनाकर रहती थी। कहानी के मुताबिक बहुत साल पहले उसी जगह पर एक पुराना मकान था, जहां एक पूरी घटना हुई थी। कुछ लोग अचानक गायब हो गए थे और उसके नाम और पहचान मिटते चले गए। अधूरी मौत और अधूरी पहचान की वजह से वहां एक खाली जगह बन गई। जो लोग अधूरी मौत या भूल जाने वाली मृत्यु से खत्म हुए, उनकी यादें और नाम मिटते मिटते एक चीज बन गई, एक खाली चेतना, जो हर नए देखने वाले को अपना हिस्सा बना लेती है। यही चीज धीरे धीरे बन गई है मौत का किराएदार। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये मौत का किराएदार वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में। और अगली बार कहानी सिर्फ डरावनी नहीं होगी, बल्कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा रहस्यमय और ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली होगी। तब तक के लिए याद रखना, अगर किसी पुराने घर के सामने किराया उपलब्ध है
लिखा दिखे तो उसे कभी अनदेखा मत करना। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। धन्यवाद।